भारत के नए उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह। सीपी राधाकृष्णन ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। देश भर से कई प्रमुख राजनेता और गणमान्य अतिथि रहे उपस्थित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को पीएम मोदी ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर बधाई पोस्ट किया जारी। पीएम ने की सफल उपराष्ट्रपति कार्यकाल की कामना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया एक्स पर पोस्ट। सारागढ़ी के अमर शूरवीरों को किया नमन। अफगान हमलावरों पर भारी पड़े सिख सैनिक। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मुद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। नई दिल्ली में सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नवा निर्वाचित उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और देश की सेवा करने का संकल्प लिया। वहीं सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वे संवैधानिक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। इस समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, जगदीप धनखड़ समेत कई नेता मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पद की शपथ लेते हुए उसके बाद राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, थीरू सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। एक समर्पित लोक सेवक के रूप में उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण, समाज सेवा और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए समर्पित कर दिया। जनता की सेवा के लिए समर्पित उनके सफल उपराष्ट्रपति कार्यकाल की कामना करता हूं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बता दें कि सीपी राधाकृष्णन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई देते हुए नजर आए। जहां बता दें कि आज नया और नई जिम्मेदारी संभालते हुए उपराष्ट्रपति नजर आए। भारत के नए उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम था। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि सारागढ़ी के अमर शूरवीरों को कोटि कोटि नमन। 12 सितंबर 1997 को सारागढ़ी किले पर सिख रेजिमेंट की 36वीं बटालियन के केवल 21 वीर सैनिकों ने लगभग 10,000 अफगानी कबीलाइयों का साहसपूर्ण सामना किया। यह युद्ध इतिहास में उन अदम्य शौर्य गाथाओं में दर्ज है जिन्हें विश्व की सेनाएं आज भी आदर्श के रूप में पढ़ाती हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट करते हुए कहा कि रामलीला समितियों को मंचन में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो और उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर मिले। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार ने रामलीला कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के चेयरमैन कैबिनेट मंत्री रविंद्र इंदर सिंह होंगे। हमारा संकल्प है कि हर रामलीला भव्य, सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न हो। नई दिल्ली में अमेरिका के मनोनीत राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते दुनिया भर के महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक है। सीनेट की अपनी नियुक्ति के दौरान गोर ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार बताया। Whose trajectory will shape the region and beyond. Under President Donald Trump's strong leadership, I'm committed to advancing America's interest in this important partnership. India's geographic position, economic growth, and military capabilities make it a cornerstone of regional stability and a critical part of promoting prosperity and advancing the security interests that our nations share. As Secretary Rubio noted, India is one of the most important relationships our nation has in the world. If confirmed as ambassador, I will work to deliver on the President's agenda and advance U.S. interests by increasing our defense cooperation, ensuring fair and beneficial trade, deepening energy security, and furthering technology
If confirmed, I will prioritize deepening defense and security cooperation with India. This includes expanding joint military exercises, advancing co-development and co-production of defense systems, and concluding critical defense sales. These efforts will enhance collaboration between our forces while supporting American defense manufacturers and making America more prosperous. India's population of over 1.4 billion and its rapidly growing middle class present immense opportunities for America. From artificial intelligence to pharmaceuticals to critical minerals, the potential for collaboration is vast. However, in the past, India's protectionist policies and regulatory barriers have prevented us from fully realizing this partnership. If confirmed, I will work to advance trade that is fair, reciprocal, and beneficial to the American workers and businesses. I will advocate for reforms that will make India's markets more accessible and transparent. I will also work towards President Trump's ambitious goal dubbed Mission 500 to double bilateral trade to $500 billion by 2030, which will expand American exports, creating jobs and prosperity for our citizens. Improving U.S.-India trade ties will not only bolster U.S. competitiveness, but also reduce China's economic leverage over other nations. I will encourage Indian investment in U.S. manufacturing capacity, and we will also be furthering, with Indian investments in the United States, we will also be furthering our strategic pharmaceutical supply chain and create more jobs right here at home in the United States. India is also a strategic partner in advancing critical and emerging technology. The U.S.-India Trust Initiative, launched in February by President Trump and Prime Minister Modi, lays out a path to leverage the impressive capacity of the U.S. tech sector to outcompete China on the development of AI, quantum, semiconductors, and other critical and emerging technologies. I will advance this administration's AI Action Plan, which will ensure the dominance of American AI technology in India and globally. Our technology cooperation will require significant energy resources, another area where the United States and India can work together. If confirmed, I will work to increase American energy exports to India, establishing the United States as a leading supplier of crude oil, petroleum products, and liquefied natural gas. Finally, India's role in ensuring the stability and security of the region cannot be understated. A stable South Asia is in the interest of the United States and all the nations. President Trump's leadership, the U.S.-India partnership, will define the 21st century. It is only by working together that we can make that aspiration a reality. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद कंगना रनौत की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने पंजाब के बठिंडा में किसान आंदोलन पर 2020-21 में की गई टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। कंगना ने अपनी याचिका तब वापस ली जब अदालत ने पाया कि उनका ट्वीट जिसमें 73 वर्षीय महिंदर कौर को शाहीन बाग से जोड़ा गया था सिर्फ एक रीट्वीट नहीं था बल्कि उसमें अपमानजनक टिप्पणियां भी शामिल थी। दिल्ली सचिवालय में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति पर सांसद प्रवीण खंडवाल की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जनप्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद और समन्वय स्थापित कर शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे से जुड़े सभी कार्यों को तेज गति और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाएं। मैं स्वयं चांदनी चौक संसदीय क्षेत्र की प्रभारी मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाऊंगी। हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता यही है कि योजनाओं और सुविधाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचे। निर्वाचन आयोग आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों के मीडिया एवं संचार अधिकारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। सीएसी ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी की उपस्थिति में कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। और दिल्ली हाईकोर्ट को शुक्रवार को बम की धमकी मिली है। जहां दिल्ली हाईकोर्ट को भेजे ईमेल में कोर्ट रूम में 3 बम रखे होने की जानकारी दी गई है। इसमें दोपहर 2 बजे तक कोर्ट कैंपस खाली करने को कहा गया। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट को खाली कराया। बम स्क्वाड ने तलाशी ली लेकिन बम की धमकी झूठी निकली।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी दिल्ली वेन मोदी की गारंटी पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान सीएम सभा को संबोधित करते हुए भावुक नजर आईं। साथ ही इस सभा में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर खासतौर पर महिलाओं को प्रेरित किया। कतई नहीं पता था, ना सोचा था, ना मेरे सभी सीनियर लोग बैठे हैं, अलका दीदी यहां बैठी हो, हम कभी सोचा ही नहीं था, हम कभी इस तरीके से ना मिले। हम तो ये कहते दीदी विधायक बनना है, विधायक बनना है, विधायक बनना है। वो तो मिशन पिछले 15 सालों से था, लगे हुए थे विधायक बनना है, बस विधायक बनना है, एक ही काम, विधायक बनना है। पर जब आज सच में वास्तविकता में दिल्ली में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं इस मुख्यमंत्री के दायित्व पे बैठी हूं, तब मैं सोचती हूं, तो मैं अभी भी मैंने 3 गिलास पानी पी लिया क्योंकि मेरा मन भावुक हो गया। कि ये हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो दिन रात इतने साल लगे रहे, तब ये सरकार बनी है। ये हमारे उस एक एक शीर्ष नेतृत्व का व्यक्ति जो गली गली घूमा, उसने ये नहीं सोचा कि मैं 10 लोगों में जा रहा हूं, 100 लोगों में जा रहा हूं कि 1000 लोगों में जा रहा हूं, मैं एक विधानसभा का प्रभारी बनाऊं कि मैं 10 विधानसभा का प्रभारी बनाऊं। किसी ने नहीं सोचा। बड़े से बड़ा व्यक्ति छोटे से छोटे कार्यक्रम में गया, कार्यकर्ताओं से बात की, लोगों से बात की, जनता के बीच में जाके अपना विषय विचार रखा, तब जाकर के ये जीत हासिल हुई है। किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं हुई, किसी एक नेता के करने से नहीं हुई। जब मोदी जी ने झोली पसार करके दिल्ली से ये दायित्व मांगा, ये जिम्मेदारी मांगी, तो ये जीत हासिल हुई है। और इसीलिए आज जब लोग मुझे कहते हैं कि आप, ये कपिल भाई बोलता है, कहते कि अब लगी रहती हो, इतने घंटे करती हो, इतने कार्यक्रमों में जाती हो, तब मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूं कि मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जो मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे कंधों पर रखी है। उनका विश्वास मेरे हर कर्तव्य पे है। मैं जो कुछ भी करती हूं आज, उनका विश्वास नहीं डोलना चाहिए, मेरे नेतृत्व का नहीं डोलना चाहिए, मेरे कार्यकर्ताओं का विश्वास नहीं डोलना चाहिए। और आज हम सभी को ये बात सोचनी होगी, हम सभी को, एक एक व्यक्ति को, वो राज्य की मुख्यमंत्री के पद पे है या दायित्व पे है, वो मंत्री के दायित्व पे है, जिला मोर्चा संगठन के किसी दायित्व पे है या कार्यकर्ता के दायित्व पे है। हम सबको सोचना होगा कि लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के। इतना आसान नहीं था। और मैं बताऊं, मोदी जी ने भी ये सब कुछ केवल दिल्ली जीतने के लिए नहीं किया। एक छोटी सी कहानी मुझे 4 लाइनों की याद आती है कि एक साधु पानी में नहा रहा था, तो उस पे एक कान खजूरा पानी में था, डूब रहा था। उस साधु ने उस कान खजूरे को उठाने की कोशिश की कि ये मर जाएगा, इसको निकाल करके बाहर रख दूं। उसने जैसे ही साधु ने उठाया तो उसने काट लिया। ये अनिल अग्रवंशी जी तो बहुत कहानी समझते हैं और सुनाते हैं। आपका धन्यवाद कि मेरे आने तक आपने सबका मन लगा करके रखा। एक बार जोरदार ताली बजाओगे। तो बार बार वो काटता रहा, बार बार साधु उसे बचाने की कोशिश करता रहा। तो किसी ने कहा कि भाई साधु जी, आप क्यों इसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, ये तो आपको काट रहा है। तो साधु ने कहा कि ये अपना कर्म नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपना कर्म कैसे छोड़ दूं।
तो हमारे मोदी जी ने भी वही किया कि ठीक है, दिल्ली ने हमें कई साल अपने से अलग रखा, पर उन्हें मालूम था कि दिल्ली का विकास यदि संभव है तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही संभव है। जैसे अपना बच्चा यदि कोई गलत काम भी करता है तो मां उसे बार बार बचाती है, सेव करती है कि भाई तू गलत ना कर, तेरा जीवन खराब हो रहा है। ऐसे ही उस मां का रोल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निभाया दिल्ली को बचाने के लिए। और आज जब हम सब लोग यहां पर हैं, आज का दिन देख पा रहे हैं, एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हमने फिर से की है 27 साल बाद, तो हमारा एक एक दिन, एक एक पल दिल्ली के विकास की गाथा लिखनी ही चाहिए। दिल्ली के विकास की गाथा, हमारे शरीर का हर कण इस शहर की, यहां के निवासियों की सेवा में लगना ही चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। क्यों? क्योंकि आज हम सब इतनी मेहनत करें, वो है ना, दिल्ली जीती है, दिल भी जीतेंगे। कि दिल्ली का दिल जीतना है, इतने काम, ईमानदारी हमारे रगों में है। हमारा नेतृत्व हमेशा यह कहता है कि राष्ट्र प्रथम, सर्वस्व लगा करके इस राज्य के लिए काम करना है, जनता के हित में काम करना है, दिन रात। आज भी हर एक योजना जो हमारी सरकार की है वो जनता के हित के लिए है, और इन सब के पीछे यदि कोई विजन है, कोई गारंटी है, तो वो मोदी जी की गारंटी है। तो ये नहीं सोचना कि हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो गया, जीत गए और बैठ गए, नहीं। संघर्ष अभी जारी है, क्योंकि जब तक हम दिल्ली को उस मुकाम तक नहीं ले जाएंगे जो मोदी जी ने सोची है दिल्ली जहां होनी चाहिए, तब तक हमारी ये जीत पूरी नहीं होगी। तकलीफें आएंगी, कठिनाइयां होंगी, क्योंकि जिनसे लड़ाई है वो बहुत ही घटिया स्तर की राजनीति करते हैं। वो बिलो द बेल्ट खेलते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि एथिक्स क्या होते हैं, संस्कार क्या है, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने देखा ही नहीं, कभी उनको ऐसे संस्कार मिले ही नहीं। इसलिए वो हर प्रकार के षड्यंत्रों से राजनीति करते हैं। पर हम भी अपनी ईमानदारी, पारदर्शिता और मेहनत के साथ में इस लड़ाई को लड़ेंगे और दिल्ली को अपने चरम पे लेके जाएंगे। मैं आज बस आखिरी बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी। मैं कोई दिल्ली की मुख्यमंत्री नहीं, मैं आपकी तरह एक कार्यकर्ता हूं। एक काम मोदी जी ने मुझे दिया है, एक काम आपको दिया है और एक काम आपको दिया। ये सब दायित्व परिवर्तन की कला में है। हम सबको एक एक दायित्व मिला है। आदरणीय पवन जी संगठन महामंत्री का दायित्व निभा रहे हैं, विष्णु भाई महामंत्री का दायित्व निभा रहे हैं। हम सबके पास अपने अपने दायित्व हैं। मुझे भी एक दायित्व मिला है जिसको मैं निभा रही हूं, मैं इतना जानती हूं बस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।